हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो है 20 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की। जैसे कि 20 अक्टूबर संडे है तो करंट अफेयर्स तो है नहीं हमारे पास, सो वी विल बी रिकैपिंग ऑल द करंट अफेयर्स जो आपके मिस हो गए। तो रिकैपिंग भी नहीं कहूँगी मैं वो सारे करंट अफेयर्स पाइल्ड अप करके लाई हूँ। नॉट सारे भी नहीं हुए हैं, लेकिन फ्रॉम 16, 17 एंड 19 आई हैव पाइल्ड अप। 16, 17, 18, 19 जो भी 4 दिन का था वो सारा मैंने पाइल्ड अप कर लिया है। कल जो कुछ डाले थे और उससे पहले जो डाले थे उसके बीच का सारा पाइल्ड अप है। ओके, सो बिफोर बिगिनिंग आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट आवर न्यू बैच आगाज़, जिसका लॉन्च हो चुका है, जिसकी क्लासेस स्टार्ट होने में सिर्फ और सिर्फ 4 दिन और रह गए हैं और हमारे पास लिमिटेड स्लॉट्स ही अवेलेबल हैं। सो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन अस। So now let's begin with our first news, that is MS Dhoni returns as brand ambassador for Garuda Aerospace and tops up investment ahead of IPO. MS धोनी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी is now associated with Garuda Aerospace as their brand ambassador and has also increased his investment in the drone startup. Drone manufacturer Garuda Aerospace, backed by cricket legend, has recently ventured into border patrol surveillance drone Trishul, the company. तो महेंद्र सिंह धोनी गरुदा एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं और उन्होंने इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ कर दी है ड्रोन स्टार्टअप में। और ये ड्रोन मैन्युफैक्चरर कंपनी जो है इसने रिसेंटली में अपना वेंचर यानी कि आगे और बढ़ाया है, एक्सपेंड किया है इन द एरिया दैट इज़ बॉर्डर पेट्रोल सर्विलांस ड्रोन। तो ये बॉर्डर के लिए इन्होंने सर्विलांस ड्रोन बनाए हैं और इस कंपनी का नाम है त्रिशूल। जो इन्होंने अपनी एरिया एक्सपेंशन किया उसमें उस कंपनी को ही अलग कर दिया है ओके। Moving on to the next, PM Modi set to attend BRICS summit in Kazan, Russia next week. Prime Minister Narendra Modi will visit Russia from October 22nd to 23rd to attend the 16th BRICS summit in Kazan, following an invitation from Russian President Vladimir Putin. The theme is strengthening multilateralism for just global development and security. The origins of the BRICS group date back to 2006, when leaders from Brazil, Russia, India, and China first convened in St. Petersburg. The inaugural BRICS summit took place in Yekaterinburg, Russia in 2009. The group expanded to include South Africa in September 2010, officially becoming BRICS. The summit will be the first to feature all 10 BRICS members, following the addition of 5 new members: Egypt, Ethiopia, Iran, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates last year. तो इस न्यूज़ का बेसिक ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पीएम मोदी ब्रिक्स समिट के लिए कज़ान रशिया जा रहे हैं नेक्स्ट वीक। ब्रिक्स समिट है अक्टूबर 22 और 23 में और इसकी थीम रहेगी स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर जस्ट ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। तो पहला जो ब्रिक्स समिट हुआ था, अब हिस्ट्री की बात आ गई है कि पहला ब्रिक्स समिट जो हुआ था वो भी रशिया में ही हुआ था 2009 में। ब्रिक पहले था, एस उसमें जो बाद में जुड़ा है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना के बाद एस जुड़ा है, ब्रिक्स वो बन गया है 2010 में ऐसा हुआ है, साउथ अफ्रीका जुड़ा है। और इस बार का जो ब्रिक्स समिट हो रहा है उसमें उसके 10 मेंबर्स के साथ साथ एडिशन 5 न्यू कंट्रीज़ जो लास्ट ईयर ब्रिक्स में ज्वाइन हुए हैं, दैट आर इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आगे देखिए, इसमें आगे एक पॉइंट है, करंटली ब्रिक्स इनकम्पास मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज प्रेजेंटिंग 41% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, अकाउंटिंग फॉर 24% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड होल्डिंग ओवर 16% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड शेयर। तो करंटली ब्रिक्स में जितने मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग 41% वो ग्लोबल पॉपुलेशन के हैं, ठीक है। ग्लोबल पॉपुलेशन में जितने भी हैं उसके 41% जो है ग्लोबल पॉपुलेशन वो ब्रिक्स की मेंबर है। जीडीपी में देखें तो 24% शेयर है, ठीक है, ब्रिक्स का, और वर्ल्ड ट्रेड शेयर में 16% शेयर है। अब आगे की न्यूज़ पे चलते हैं। नीति आयोग रेजेस एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट फॉर फिस्कल ईयर 2025 टू ₹1.9 trillion. नीति आयोग has increased the asset monetization target for 24-25 यानी कि fiscal year 25 by ₹23,000 crore to
1.9 trillion, moving closer to the overall rupees 6 trillion target set under the national monetization pipeline for a 4-year period. इसमें कुछ नहीं है, आपको बस इस बात को याद रखना है. बहुत ही छोटी सी न्यूज़ है, बट इम्पॉर्टेंट है. Moving on to the next, RBI grants white label ATM license to Mumbai-based EPS. इस न्यूज़ को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा. The Reserve Bank of India has granted a white label ATM license for the first time after a decade to Electronic Payment and Services, a privately owned ATM outsourcing company. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वाइट लेबल ATM एक ज़माने के बाद 10 सालों के बाद EPS को दिया है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट एंड सर्विस. ये एक मुंबई बेस्ड कंपनी है, ठीक है, प्राइवेटली ओन्ड ATM आउटसोर्सिंग कंपनी. इट विल बिकम द कंट्रीज 5th एग्जिस्टिंग वाइट लेबल ATM ऑपरेटर. तो ये अगर EPS को अब मिल गया है तो अब ये बन गई 5th एग्जिस्टिंग वाइट लेबल ATM ऑपरेटर. किसके बाद? आफ्टर टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सोल्यूशन, इंडियन पेमेंट्स, हिटाची पेमेंट्स एंड वैंकराजे. ये 4 पहले ही थी. वाइट लेबल ATMs आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग एंटाइटीज एंड कस्टमर्स ऑफ एनी बैंक कैन यूज देम. ठीक है. RBI issued the license under the Payment and Settlement Systems Act 2007 primarily to expand the ATM networks in rural and semi-urban areas. तो एक एक्ट के थ्रू ये हुआ है जो एक्ट 2007 का था, और उनका मोटिव एक्ट बनाने का ये था कि ATM नेटवर्क्स हों रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में. Indian Payments was the last one to get the license before EPS in February 2014. तो 10 साल पहले लास्ट जिसे मिला था लाइसेंस वाइट लेबल ATM का वो था इंडियन पेमेंट्स. नेक्स्ट इज द कंट्रीज फर्स्ट वाइट लेबल ATM was set up by IndiCash, established by Tata Communication Payment Solutions in Chandrapada, a small village located in the Thane district of Maharashtra on 27th of June 2013. तो पहला वाइट लेबल ATM किसने करा था? IndiCash ने किया था, जो टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशंस के अंडर आता है, और उसको वाइट लेबल मिला हुआ था बहुत पहले से ही. तो इसने पहला कहाँ किया था? थाने डिस्ट्रिक्ट में, एक स्मॉल विलेज है वहाँ पे. थाने कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है. कब किया था? 27 जून 2013 में. और लास्ट 2014 में वाइट लेबल ATM RBI ने ग्रांट किया था. उसके बाद अब ग्रांट किया है, यानी कि पूरा एक डिकेड बाद. अभी किसे किया है? मुंबई बेस्ड कंपनी EPS. तो ये था इस न्यूज़ में. अब आगे बढ़ते हैं. Moving on to the next, that is government and Meta join forces for Scam से बचो campaign to tackle rising online scams. Scam से बचो, a national user awareness campaign, an initiative of Meta launched in collaboration with key ministries: Ministry of Electronics and Information Technology, the Ministry of Home Affairs, Ministry of Information and Broadcasting, and the Indian Cybercrime Coordination Center, aims to combat the growing menace of scams and cyber frauds, aligning with the government's commitment to addressing the rising cases of online scams and enhancing cyber safety. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मेटा ने एक कैंपेन लॉन्च किया, दैट इज स्कैम से बचो. ये ऑनलाइन स्कैम्स के लिए कैंपेन है, और इसमें 3 मिनिस्ट्रीज़ और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर क्या कहते हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं. ठीक है. दैट वाज इट फॉर द न्यूज़ इसकी जो थी. ठीक है. Moving on to the next, that is Virat Kohli becomes 4th Indian batter to reach 9,000 test runs. Indian batter Virat Kohli has become the 4th Indian batsman to reach 9,000 test runs in the ongoing match against New Zealand at M. Chinnaswamy Stadium. Kohli is the 4th Indian batter to achieve this feat after Sachin Tendulkar, Rahul Dravid and Sunil Gavaskar. He is the second highest test run getter among active players, following England's Joy Root. In the overall list, he is placed 18th. तो इंडिया के वो 4th बैटर बने हैं आफ्टर सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर. लेकिन ओवरऑल ही इज़ एट द 18th प्लेस, और सेकेंड हाईएस्ट टेस्ट रन गेटर, यानी कि सेकेंड हाईएस्ट टेस्ट रन किसने बनाए हैं अभी एक्टिव प्लेयर्स में से, उसमें वो सेकेंड आते हैं हाईएस्ट टेस्ट रन में आफ्टर जॉय रूट ऑफ इंग्लैंड. ठीक है. एक्टिव प्लेयर्स में से बात करें तो तीनों कंडीशंस इन्होंने बताई हुई हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट सक्सेसफुल
Sagar Kavach coastal security exercise. The Indian Coast Guard successfully conducted the coastal security exercise Sagar Kavach across Gujarat in the Union Territory of Daman and Diu. The exercise, coordinated by the Coast Guard Regional Headquarters in Gandhinagar, was the second edition of the year. मेन क्या है, किसकी थी? इंडियन कोस्ट गार्ड की, नाम सागर कवच, ठीक है. कहाँ हुई? गुजरात एंड यूनियन दमन एंड दीव, ठीक है. एक्सरसाइज के लिए हेडक्वार्टर है गांधीनगर और सेकेंड एडिशन था. ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है. चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं. INS तलवार वॉज इन साउथ अफ्रीका फॉर IBSAMAR 8. The Indian Navy's frontline stealth frigate INS Talwar arrived at Simon's Town, South Africa. INS Talwar participated in the 8th edition of IBS Amar, a joint multinational maritime exercise among Indian, Brazilian and South African Navy. ठीक है, तो ये भी इसमें क्या बन जाता है? कौन सा एडिशन था? 8th एडिशन था. नाम क्या है? INS तलवार. हुआ कहाँ? साउथ अफ्रीका में, फॉर IBS समर, जो कि मल्टी नेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका के बीच. चलिए अब नेक्स्ट पे. Paramesh Sivamani assumes charge as 26th Director General of Indian Coast Guard. Paramesh Sivamani assumed charge as the 26th Director General of the Indian Coast Guard. He is an alumnus of the National Defence College, New Delhi, and the Defence Services Staff College, Wellington. He was confirmed with the Tatrakshak Medal in 2014 and the President's Tatrakshak Medal in 2019 for his illustrative service. He was also awarded the Director General Coast Guard Commendation in 2012. Important बात ये है, 26 DG of Indian Coast Guard बने हैं, बाकी एक्स्ट्रा है. Moving on to the next. Omar Abdullah becomes the first Chief Minister of Jammu and Kashmir since UT status, यानी कि यूनियन टेरिटरी के स्टेटस के बाद. नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट Omar Abdullah took oath as the Chief Minister of Jammu and Kashmir. Lieutenant Governor Manoj Sinha administered the oath of office and secrecy to Omar at the Sher-e-Kashmir International Convention Centre, located on the banks of River Jhelum in the environs of the Mughal Gardens. Abdullah is also the head of the first elected government in Jammu and Kashmir since the abrogation of Article 370 in 2019, when the erstwhile state was bifurcated into the Union Territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. Surinder Kumar Chaudhary was sworn in as the Deputy Chief Minister. Omar Abdullah was previously served as a Chief Minister of the former state from 2009 to 2014. Comes from a prominent political family. His grandfather Sheikh Muhammad Abdullah was the first Prime Minister of Jammu and Kashmir after its accession to India and later became the state's Chief Minister. His father Farooq Abdullah has held the office of Chief Minister 3 times. तो बेसिकली यहाँ पे उमर अब्दुल्ला के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है कि वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बन गए जम्मू एंड कश्मीर के आफ्टर द यूनियन टेरिटरी स्टेटस जो मिल गया है जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 अबॉलिश होने के बाद 2019 में. ठीक है, तो उससे पहले भी ही सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द फॉर्मर स्टेट. तब वो 2009 से 2014 तक ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं. ठीक है, इसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बने हैं वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए. डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं सुरिंदर कुमार चौधरी और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा. ये 3 नाम आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. President Murmu conferred honorary doctorate in Algeria. President Draupadi Murmu, currently on a 3-nation tour, was awarded an honorary doctorate in political science by Sidi Abdillah Science and Technology Pole University in Algiers. The doctorate was presented to Murmu by Kamal Baddari, Algeria's Minister of Higher Education and Scientific Research. तो ये याद रखिएगा इसका नाम कि किस चीज़ की डॉक्टरेट मिली है, पॉलिटिकल साइंस की. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. नेशन हैज़ पेड ट्रिब्यूट टू डॉक्टर APJ Abdul Kalam on his birth anniversary. 15th October is the birth anniversary of former President Dr. APJ Abdul Kalam. It was on his day
On this day in 1931, the former president was born in Rameshwaram, Tamil Nadu. Known as the Missile Man of India, Dr. Avul Pakir Jainuddin Abdul Kalam specialized in aeronautical engineering and made significant contributions as project director to develop India's first indigenous satellite launch vehicle. He was also responsible for the evolution of the ISRO's launch vehicle program, particularly the PSLV configuration. He was one of the most distinguished scientists in India, holding the unique honor of receiving honorary doctorates from 30 universities and institutions. He was awarded the Padma Bhushan, Padma Vibhushan, and the highest civilian Bharat Ratna. In 2002, he became the 11th President of India. तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में सवाल आ सकता है, एज इट वॉज हिज बर्थ एनिवर्सरी. रिसेंट में अगर सवाल पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, बट इससे सवाल अगर पूछेंगे ना तो वो आपको डायरेक्ट ये सवाल नहीं पूछेंगे कि 15 अक्टूबर को किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है. दे गोना गिव यू दिस डिटेल, राइट. या फिर वो ऐसे बोल देंगे ही गॉट एन ऑनरी डॉक्टरेट्स फ्रॉम 30 यूनिवर्सिटी, got an award and was awarded Padma Bhushan, Vibhushan and Bharat Ratna and was the 11th president of India. ये शायद ये लाइन ना पूछे, सिर्फ बाकी दोनों पूछ ले और बताएं, पूछें आपसे कि वो कौन है, 4 ऑप्शंस दे दें, ठीक है. तो ऐसे सवाल जनरली पूछे जाते हैं to test your level. Moving on to the next. National Security Guard Force observed its raising day on October 16. National Security Guard Force observed its 14th raising day on October 16. The NSG, established in 1986, plays a crucial role in counter-terrorism. Moving on to the next. 7th International Solar Alliance Assembly session to be held from November 3rd. The 7th session of the International Solar Alliance Assembly will be held at Bharat Mandapam in New Delhi from 3rd of next month, that is November. The assembly is the apex decision-making body of ISA, that is International Solar Alliance, representing each member country. ISA's mission is to unlock $1 trillion of investments in solar by 2013 while reducing the cost of the technology and its financing. एडिशन नाम है इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली. एडिशन रहेगा 7th. डेट है 3rd November 2014. वेन्यू इज़ भारत मंडपम, न्यू दिल्ली, इंडिया. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. इंडिया कोलंबिया साइन एन अग्रीमेंट फॉर AV प्रोडक्शंस. India and Colombia signed an MOU on audio-visual co-production in New Delhi. Minister of State for Information and Broadcasting, Dr. L. Murugan, signed the agreement along with the Vice Minister of Foreign Affairs of Colombia, Jorge Rojas Rodriguez. Colombia is the 17th country to sign audio-visual co-production agreement with India. The MOU signed will enable Indian-Colombian film producers to utilize a platform for collaboration in various facets of filmmaking. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बनती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि 17th कंट्री बना है कोलंबिया, तो इससे पहले वाले कंट्री के बारे में भी पूछा जा सकता है. Moving on to the next. Global Organic Textile Standards ban 5 Indian cotton firms for faking documents. Germany-based Global Organic Textile Standards has banned 5 Indian cotton companies for using fake shipping firms to show transportation of goods and defrauding the GOTS system. 2 of the companies, Farmers United House and Om Organic Cotton Private Limited, are based in Odisha, while the other 3 super cotton industry, Shri Dwarakish Corporation and Ama Cotton Private Limited, function from Gujarat. तो 5 कंट्रीज़ मिली हैं, 2 ओडिशा से हैं फेक और 3 गुजरात से हैं, जिनको ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड्स ने बैन कर दिया है. ये जर्मनी बेस्ड है. Next and the last news, that is Islamabad hosted 23rd SCO meeting, that is Shanghai Cooperation Organization, on October 16, focusing on trade and economic agenda. Islamabad, Pakistan hosted the 23rd meeting of the Shanghai Cooperation Organization, Council of Heads of Government
On October 16th, External Affairs Minister S. Jaishankar led the Indian delegation. He was welcomed at Noor Khan Air Base by Ilyas Mahmood Nizami, the Director General for South Asia and the Ministry of Foreign Affairs. Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif chaired the summit. Turkmenistan attended as special guest, while Mongolian Prime Minister Oyun Erdin Lavsanamasri attended as an observer. सॉरी, इनके नाम का प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफ़िकल्ट है. ठीक है, तो मंगोलिया के प्राइम मिनिस्टर ने एज एन ऑब्जर्वर किया और तुर्कमेनिस्तान ने एज अ स्पेशल गेस्ट अटेंड किया. और इंडिया की डेलीगेशन की तरफ से वहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर गए थे. चेयर किया था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने से. So that was it for the video. Thank you.